फैसला आया है, ये तारीख रकम हुई है जिसमें फैज़ और नियाज़ी का जो आपस में नेक्सस है, जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग थी, जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्टेप्स उठाए गए दौरान सर्विस या सर्विस के बाद, ये तमाम तर मामला जो है ये खुल के सामने आ चुका है और इसमें कोई अभाम या ढकी छुपी बात नहीं रही। एक इदारे ने इतना बड़ा फैसला किया कि उसके इतने आला मनसब पे फायज एक उनका ऑफिसर और उसको भी अकाउंटेबल होल्ड किया, जो कि वाक़तन लायक तहसीन इक़दाम है और दीगर इदारे जो हैं उनको भी ये तरगीब देता है कि वो भी अपने अंदर खुद एहतसाबी का जो अमल है उसको लेके आएँ और उसको राइज करें। वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़लैंड। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, 12 अगस्त 2024 को जो है वो जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग्स जो हैं वो शुरू की गई, जिसके बाद चैमगोइयों का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया। 16 महीने के बाद 11 दिसंबर 2025 को उनका जो है वो उनके खिलाफ जो है वो फैसला सुना दिया गया, जिसमें कहा गया कि उनको 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा जो है वो सुनाई गई है। और उसके बाद फिर एक बार फिर कयासराइयों का, चैमगोइयों का एक ना थमने वाला तवील सिलसिला जो है वो शुरू हो गया। और आजकल जो बाज़गश्त है वो इस बात की भी है कि आने वाले दिनों में ये जो दायरा कार है ये सिर्फ फैज़ हमीद साहब तक जो है वो लिमिटेड नहीं रहेगा, बल्कि आने वाले दिनों में इसमें सियासतदान, इसमें ब्यूरोक्रेट्स, इसमें जजेस जो हैं दे कैन बी इन्वॉल्व। और ऑफ कोर्स जब पॉलिटिशियंस की बात आती है, सियासतदानों की बात आती है, तो सर फहरिस्त जो है वो बानी चेयरमैन PTI को जो है वो जोड़ा जाता है इससे। साथ ही साथ ये भी बात हो रही है कि जब तफसीली फैसला आएगा तो क्या तफसीली फैसले के बाद जो एक अपील का फोरम है वहाँ से कोई जनरल साहब को, फॉर्मर जनरल साहब को जो है वो कोई रिलीफ जो है वो मिल सकती है, या फिर ये जो बातें हो रही हैं कि फैज़ हमीद साहब जो हैं वो वादा माफ़ गवाह बनने के लिए तैयार हो गए हैं। और ये बहुत सारी अगेन क्योंकि बाज़गश बहुत ज़्यादा है, चैमगोइयाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो अगर वो वादा माफ़ गवाह बन जाते हैं तो क्या इस सिलसिले में उनको कोई रिलीफ मिल सकता है? और इससे भी ज़्यादा अगर ये चीज़ें जो अगर जिस तरह जिस नहज पे जा रही हैं, तो सवाल तो ये भी उठ रहा है कि आने वाले दिनों में इमरान खान साहब की, पानी चेयरमैन की जो सियासत है वो कहाँ खड़ी होगी। जिस तरह चीज़ें जा रही हैं, अगर उनका ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट में होता है तो क्या खुद ही उनको एक तरह से सियासत से जो है वो खुद ही माइनस हो जाएंगे और फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सियासत कहाँ खड़ी होगी। ये कुछ सवालात हैं जो अपने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से जिनके जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। सीनियर जर्नलिस्ट ज़मीर हैदर साहब इज़ जॉइनिंग अस, ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू हियर विद अस ज़मीर साहब। अवैस तौहीद साहब हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं और हाफिज़ एहसान खोखर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़मीर साहब, अगर मैं आपसे जो है वो गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, इस वक्त जो सिचुएशन जिस तरह हमें लग रही है, आपको क्या लगता है कि क्या जो अभी जिस तरह हमने बात की, बिकॉज जिस शहर में हम रहते हैं उसमें कयासराइयाँ तो जो हैं वो हर वक्त ही जो हैं वो चलती रहती हैं, आपको लगता है कि आने वाले दिनों में इसका दायरा कार जो है वो बढ़ने जा रहा है, जिसमें जैसे कहा जा रहा है पॉलिटिशियंस, जजेस, ब्यूरोक्रेट्स, एवरीवन, यू नो, क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में दायरा कार बढ़ने वाला है? बहुत शुक्रिया मारिया। एक तो ये कि जो ISPR की जो प्रेस रिलीज थी जनरल फैज़ हमीद के फैसले के हवाले से, तो उसमें जो लास्ट लाइन थी दैट वाज एन ओपन एंडेड लाइन। तो उसमें कहा यह जा रहा है, इट वाज नेवर मेंशन्ड, लेकिन कहा यह जा रहा है कि 9 मई के हवाले से केसेस उनके साथ भी इन्वेस्टिगेट होंगे और फिर उसमें सियासतदान भी आएंगे, जिसका आपने नाम लिया। अगेन एक पर्टिकुलर पार्टी है जो 9 मई के साथ उसका नाम लिया जाता है कि उन्होंने किया। तो एक तो वो है, और उसी ओपन एंडेड में मेरे ख्याल में फिर ये जितने भी आपने कहे हैं कि जजेस भी हो सकते हैं, मजीद आर्मी ऑफिसर्स भी हो सकते हैं, क्योंकि अब सॉरी बिकॉज़ यू सेड मजीद आर्मी ऑफिसर्स भी हो सकते हैं, तो आई एम कंपेल्ड टू आस्क यू, बाजवा साहब? Probably not बाजवा साहब, probably no, but मतलब ये है क्योंकि सबसे ज्यादा जो गॉसिप हो रही है और जो आपके पावर ड्राइंग रूम हैं वहां पे यही बात हो रही है कि बाजवा साहब नेक्स्ट, मे बी, बट इन माय ओपिनियन नो, मुझे ये लगता है। बट ज़मीर साहब, यू नो, एक तो खैर कुछ और नाम आ रहे हैं, फॉर्मर एक बहुत हसास इदारे से भी कहा जा रहा है किसी का ताल्लुक है जिनका नाम आ सकता है आने वाले दिनों में। लेट्स सी, दैट रिमेन्स टू बी सीन। हैविंग सेड दैट, बाजवा साहब वाज द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। डू यू थिंक फैज़ हमीद साहब वाज ऑपरेटिंग इंडिविजुअली? बिकॉज इन आइदर केस ये बहुत बड़ा सवाल जो है वो बाजवा साहब की जो कमांड है उस पर भी उठता है
کہ کیا وہ غافل تھے کہ ان کے نیچے جو ہے ان کا سبارڈینیٹ, ان کا جو جونیئر ہے وہ کیا کر رہا ہے, یا ان کو مطلب جس طرح کہا جاتا ہے جی شاید وہ غافل تھے یا ان کو پتہ ہی نہیں تھا. ان آئدر کیس either he did not know or he knew and he turned a blind eye. پاسبلٹی تو دونوں ہی ہو سکتی ہیں, لیکن آپ کو معلوم ہے پاکستان میں یہ ڈیبیٹ بھی بہت زیادہ رہی ہے کہ پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے وہ کبھی کبھار سولو فلائٹ بھی کرتی ہے, اور ہم نے پہلے بھی بہت دفعہ سنا ہوا ہے کہ فرکشنز ہوئی ہوئی ہیں دو, ایک ایم آئی اور آئی ایس آئی کے درمیان بھی ہوئی ہوئی ہیں, کیونکہ وہ ایک ہوتی تھی ڈومین. یہ ہم نے دیکھا ہوا ہے, مشرف دور میں بھی ہم نے دیکھا ہوا ہے کہ دو پیرلل جو ہیں وہ آپریٹ کر رہی ہوتی تھی. تو لیکن اگر کچھ ایسا ہوا بھی ہے تو پھر باجوہ صاحب سے پوچھنا تو چاہیے تھا کہ بھئی اگر آپ آرمی چیف تھے اس وقت اور آپ کو ان چیزوں کا اگر پتہ نہیں چلا تو اگین دیٹ از اندر کوسچن. لیکن کنائیونس والی بات کہ جی مطلب یہ مجھے ابھی تک مشکل لگ رہی ہے آپ کو. اچھا, یہ ہضم نہیں ہو رہی. تو غافل تھے, آپ سمجھتے ہیں غافل ہوں گے؟ مطلب ہو سکتا ہے کہ کچھ ہو گیا ہو اور ان کو چند گھنٹوں بعد پتہ لگا ہو یا اگلے دن پتہ لگا ہو, یا تو یہ بھی ہوتا ہے. دیکھیں کیونکہ آئیز اینڈ ایئرز تو ڈیفینیٹلی ایک پریمیئر ایجنسی کے لیے بچنا بھی آسان ہوتا ہے, اور دوسری جو ایجنسی ہے جس طرح ایم آئی جو کہ وہ ان پر بھی نظر رکھ رہی ہوتی ہے, تو ظاہری بات ہے انٹر لنکڈ ہے نا آپس میں. اب اتنی اس میں ڈیٹیلز میں ہمیں جانے کی کیا ضرورت ہے. لیکن دیکھیں ریگارڈ لیس کہ کس کا احتساب ہونا ہے, کس کو سزا ہونی ہے, کس کو نہیں ہونی, لیکن ایک انصاف کی بنیاد پر احتساب ہونا چاہیے. اور جس نے بھی غلط کیا ہے اب ہمیں اٹس ہائی ٹائم کہ ان کو کٹہرے میں لا کے کھڑا کرنا چاہیے, کیونکہ ہم نے بہت سارے جو ہیں وہ دیکھے ہسٹری میں ایسے ایونٹس ہوئے کہ جی او بس آرٹیکل 6 لگ گیا تو یہ ہو گیا, پھر ہم نے دیکھا کہ جی نہیں وہ تو نکل گئے بڑے آرام سے. پھر ہم نے مطلب پھر پولیٹیشینز کے حوالے سے بھی کیا کیا نہیں ہم نے دیکھا کہ جی غدار ہیں, یہ ہیں, وہ ہیں. لیکن اب دس از ہائی ٹائم کہ اف یو ہیو ایویڈنس تو there should be a fair trial and accountability اور سزا ہونی چاہیے. کیونکہ اب یہ جو ہے نا, اب ہم دیکھیں ہم کتنے ہوپفل ہیں اس بات سے کہ اس ادارے میں جو ہے انہوں نے خود کے ایک مطلب فارمر ڈی جی آئی ایس آئی, لیفٹیننٹ جنرل, کور کمانڈر, ان کو سزا دے دی. بالکل ٹھیک. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر اسی طرح, لیکن اگین فیئر ٹرائل اور انصاف کی بنیاد. اب سعید صاحب I'll come over to you. جب سے یہ بات ہو رہی ہے کہ جی اس میں مزید لوگ جو ہیں وہ ایڈ ہو سکتے ہیں, پولیٹیشنز, ججز, بیوروکریٹس, تو بار بار ایک نام جو بار بار آتا ہے وہ باجوہ صاحب کا, جس طرح بھی ہم ضمیر صاحب سے بھی بات کر رہے تھے. یور پرسپیکٹو, انویئر تھے یا ہی جسٹ ڈیسائیڈڈ ٹو ٹرن اے بلائنڈ آئی اینڈ ڈیف ایئر؟ کیونکہ اگر میں یاد کروں کہ جب نواز شریف صاحب بھی لنڈن سے جس وقت انہوں نے تقریر کی تھی تو اس وقت بھی ہی نیمڈ 2 جینٹلمین, ون واز فیض حمید صاحب, دوسرے جو ہیں وہ باجوہ صاحب تھے. پھر رانا ثناء اللہ صاحب کی آج ہی اسٹیٹمنٹ آئی ہوئی ہے جس میں انہوں نے کہا تھی کہ باجوہ صاحب نے فیض حمید صاحب کو کال کی اور ان سے کہا کہ رانا بہت موٹا ہو گیا, اس کو ذرا سمارٹ کرو. ڈیفینس منسٹر متعدد دفعہ اس بارے میں جو ہے وہ اشارہ کر چکے ہیں. ڈو یو تھنک ہی واز ایکچولی انویئر جس طرح جو ہے وہ پورٹرے کیا جا رہا ہے؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ بہت شکریہ ماریہ. دیکھیں ایک تو سب سے بڑی بات کہ جنرل فیض حمید سابق آئی ایس آئی چیف کو 14 سال کی سزا دینا, کنوکشن ہونا, ایک بہت ہی تاریخی فیصلہ ہے, اور پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے ایک پریسیڈنٹ سیٹ کی ہے, اور ان چہمہ گوئیوں کو بھی جو ہے وہ ایک طرح سے ختم کیا ہے کہ یہاں پہ ایک اکاؤنٹیبلٹی کا پراپر کوئی سسٹم نہیں ہے. اکاؤنٹیبلٹی کا پراپر سسٹم انہوں نے شو کیا, اور انہوں نے کہا کہ یہ نہ صرف بلکہ جو سابق آئی ایس آئی چیف جو اتنی بڑی بڑی پوسٹ پہ رہے ہیں, ڈی جی سی رہے ہیں, ڈی جی آئی ایس آئی رہے ہیں, کور کمانڈر پشاور رہے ہیں, یعنی کہ وہ 2013 کا انتخابات ہو یا 2018 کے انتخابات ہوں یا پھر 2021 میں جب طالبان کا ٹیک اوور ہوا کابل میں, تو وہاں پہ چائے کا کپ پیتے ہوئے یا مسکراتے ہوئے نظر آئے جنرل فیض حمید. جنرل فیض حمید پہ جو الزامات ہیں دیکھیں کتنی لمبی فہرست ہے ماریہ. اور دوسری بات یہ کہ جو
इमरान खान साहब की जब हुकूमत गई उससे पहले जब जनरल बाजवा साहब के साथ इख्तलाफात बढ़े हैं इमरान खान साहब के, तो मीडिया सर्कल्स में या पॉलिटिकल सर्कल्स में या पब्लिक स्फेयर में क्या बात थी मारिया, जो हम और आप 14-14 घंटे 10-10 घंटे हमने ट्रांसमिशन किए हैं, उस वक्त हम जिस प्राइवेट टीवी नेटवर्क पे थे, मैं, आप, मालिक और दूसरे जो हमारे साथी थे, तो वो क्या बात थी, वो यही थी कि आईएसआई की जो अपॉइंटमेंट थी उसके ऊपर इमरान खान साहब ने अपने पॉलिटिकल हॉर्न जो है वो लॉक किए और उन्होंने कहा एस्टैब्लिशमेंट को नहीं वो इंटरव्यू करेंगे, और एक तमाशा बना और लगा कि पहली दफा सिविल और मिलिट्री जो लीडरशिप है उसके अंदर आईएसआई की चीफ की अपॉइंटमेंट पे इतना है। तो उस वक्त क्या चमगोइयां थी, देखिए उसमें जनरल बाजवा साहब की तरफ मैं आता हूँ मारिया, उस वक्त ये था कि एक ऐसा फार्मूला तय पा रहे हैं जिसके अंदर जनरल फैज हमीद साहब अगले आर्मी चीफ होंगे और 10 साल तक जो है ये हुकूमत या ये सिस्टम रहेगा जिसमें इमरान खान साहब फिर एक दफा 2024 के अंदर वजीर आज़म मुंतखब होंगे और 2028 तक होंगे। और शायद इसी वजह से खाइफ या इसी तरह के जो शक्कूक व शुबात थे, उन्होंने पीडीएम या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन और दूसरी जमातों को ये एक मौका दिया कि नहीं, ये वक्त है जिस वक्त जनरल बाजवा और इनके दरमियान इख्तलाफात थे और जनरल बाजवा रिपोर्टेडली गए हैं पॉलिटिकल पार्टीज के पास जिनके वो खिलाफ चोर लुटेरा कहते थे, और उनके पास गए और उनको कहा कि यार इस वक्त सिस्टम बचाना है, और वो सिस्टम बचाने के लिए आए और एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, इमरान खान साहब की हुकूमत जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए बरतरफ हो गई। तो जनरल बाजवा साहब हर प्लानिंग में थे, हर उसमें थे, और आपने जो इशारा किया गुजरावाला के अंदर जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब ने एक बहुत ही धुआंधार तकरीर की थी जिसमें जनरल बाजवा और उस वक्त के जो आईएसआई चीफ जनरल फैज हमीद पे इल्ज़ाम लगाया था उन्होंने कि वो सियासी जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, अगर आपको याद हो वो जीटी रोड पे था और गुजरावाला के अंदर वो ये सारा हुआ था, और किस तरीके से जो जनरल बाजवा साहब ने जिस तरीके से किस तरह बलूचिस्तान अवामी पार्टी बनी, किस तरह 2018 के इंतखाबात हुए वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये जो बात है इस वक्त जो पीएमएलएन की जो लीडरशिप है, चाहे वो आप वजीर मुमलिकत बराए दिफा ख्वाजा आसिफ साहब इतने सीजन पॉलिटिशियन है वो हो, राना सनाउल्लाह साहब हो, वो एक तरह से एक नैरेटिव बना रहे हैं, और वो नैरेटिव ये है कि जनरल बाजवा साहब जो है इनके साथ थे, जिसका जिक्र आप अपने इब्तिदाई में या सवाल में कर रही हैं। तो मुझे ये लगता है कि इस वक्त नून लीग जो हुक्मरान जमात है वो जनरल बाजवा साहब को भी जनरल फैज हमीद साहब के साथ एक तरह से आगे कर रही है, और दूसरी तरफ इमरान खान साहब को ये पैगाम दे रही है कि देखिए जिस आखिरी 2 लाइनों का जिक्र अभी जमीर ने किया जो प्रेस रिलीज में थे कि इस वक्त अभी तक 9 मई के केसेस नहीं खुले हैं, इस वक्त पॉलिटिकल जो इंजीनियरिंग या इंटरफेरेंस है एक आईएसआई के साबिक सरबराह की वो अभी केस बाकी है। तो इसका मतलब है कि ये जो तलवार है अकाउंटेबिलिटी की इमरान खान साहब पे लटक रही है और तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लीडरान जो है रहनुमा उन पे भी लटक रही। तो मुझे ये लगता है कि जो पाकिस्तान की मस्शुदा सियासी तारीख है जिसमें सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस रहा है, तवाजुन की बातें रही हैं, और हम और आप इसका चर्चा गुज़िश्ता कई दिहाइयों में करते रहे हैं, उसके अंदर एक प्रेसिडेंस सेट हुई है, और उस प्रेसिडेंस को आगे ले जाके इस वक्त के जो हाइब्रिड निज़ाम है वो मुझे लगता है कि उसको तक़वियत मिली है इससे, और एक पैगाम ये दिया गया है इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी और सियासी धड़ों के अंदर भी कि जो सपोर्ट कहीं पे मौजूद थी, जिस वक्त थी मौजूद या अभी भी मौजूद है, वो इससे होशियार रहे कि केसेस अभी बाकी हैं। मुझे लगता है कि बहुत कुछ अनफोल्ड होगा, लेकिन ये ना हो कि ये सिर्फ इस वक्त जो है वो एक कॉप्टेस के तौर पे यूज हो और फिर आगे हम देखें आगे कुछ ना हो। इसमें भी आगे जाके बात करेंगे, बिकॉज जब बात होती है कि जी वादा माफ गवाह बन सकते हैं, उससे भी एक प्रोसेस को जो है वो गदला करने वाली बात जो है वो जरूर सामने आती है। विल टॉक अबाउट दैट, लेकिन मैं भी जरा हाफिज साहब की तरफ चलती हूँ। हाफिज साहब, ये एक तवील अरसे तक जो है ये सिलसिला चलता रहा, 16 महीने की जो है वो पूरी तगोदौ के बाद जो है ये फैसला सुनाया गया, अभी तफसीली फैसला आना बाकी है। लेकिन फैज़ हमीद साहब के जो वकील हैं वो ये कह रहे हैं ही इज़ वेरी होपफुल, ही थिंक्स कि उनको रिलीफ जो है वो मिल जाएगी। वो उनका ख्याल है कि ये एक मरला जो है वो अबूर कर लेंगे, अपील में जो है उनको रिलीफ मिल जाएगी। थोड़ा सा हमें ज़रा इस प्रोसेस के बारे में बता दीजिए, और एज अ लॉयर व्हाट इज़ योर रीडिंग, आप किस तरह देख रहे हैं चीज़ों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर मारिया, आपका शुक्रिया। जिस तरह आपने
आपसे शेयर करता चलूंगा मिलिट्री लॉज के अंदर जो है, नंबर वन ये है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो किसी भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का या मिलिट्री जस्टिस सिस्टम का एक हॉलमार्क होता है। और अगर आपने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के अंदर अगर आप नहीं गए तो आपकी सारी की सारी प्रोसीडिंग जो है उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क जो है वो लग जाता है। अब अगर मिलिट्री कॉन्टेक्स्ट के अंदर पाकिस्तान के अंदर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर जितने भी आपके मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल या और कोर्ट मार्शल या आपके मिलिट्री ट्रायल्स हुए हैं, चाहे 1972 से लेके 2025 तक जितने भी हुए हैं, किसी भी जगह इस बुनियाद के ऊपर इन मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर या आपके जो कोर्ट मार्शल हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बुनियाद के ऊपर ट्रायल को सेटिस्फाइड नहीं किया गया। उसकी और रीजन हो सकती हैं कि एविडेंस ठीक नहीं आई, उसकी रीजन हो सकती है कि आपका जो है वो कोरम नॉन जुडिस था। लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है कि इवन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर भी जब मामला गया और वहां के ऊपर इंडिया ने चैलेंज किया कि पाकिस्तान मिलिट्री का जो है वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं है, तो वहां के ऊपर 2017 की एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट सैफ जमान की दी गई और उन्होंने बड़ा डिटेल से उसे एवेल्युएट करके कहा और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने होल्ड किया कि पाकिस्तान का जो मिलिट्री कोर्ट का सिस्टम है या कोर्ट मार्शल का जो सिस्टम है उसके अंदर किसी भी जगह हमें कोई शक नहीं है कि इसके अंदर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो नहीं होता। क्योंकि बुनियादी तौर पर चीजें जो है वो तीन तरह की आपकी मिलिट्री लॉज के अंदर आती है। एक आपकी आती है प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन स्टेज आती है जिसके अंदर एक कंप्लेंट्स आई, फिर आपने उसको वेरीफाई किया, फिर उसकी फेज 2 स्टार्ट होता है, वो होता है आपका कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो है बुनियादी तौर पे एक फैक्ट फाइंडिंग होती है कि आपने चीजों को कलेक्ट करना होता है और इस केस के अंदर भी ये हुआ कि 2017 का एक टॉप सिटी का इंसिडेंट है, उस वक्त वो डीजीसी थे। उसके बाद जो है मामला 2023 में सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक दरखास्त आई, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक ऑर्डर आया, एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अंडरटेक किया कि अगर ये मामला मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ जाता है तो हम इसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करेंगे। उसकी बुनियाद के ऊपर उस एप्लीकेशन को डिस्पोज कर दिया गया और उसके बाद एक हाई पार्ट कमेटी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से बनाई, फिर आपकी कोर्ट में इंक्वायरी आई। जब फैक्ट्स फाइंडिंग काफी आपकी बन गई तो उसके बाद जो अगली चीज आई वो समरी ऑफ एविडेंस है। समरी ऑफ एविडेंस के अंदर होता यह है कि जो आपका एक्यूज होता है उसकी मौजूदगी के अंदर सारे गवाह लिए जाते हैं, उनके बयानात लिए जाते हैं, स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड होती हैं, वो उन्हें क्रॉस एग्जामिन कर सकता है, कन्फ्रंट कर सकता है। और जब वो समरी ऑफ एविडेंस लीड कर जाती है कि इसे फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल्स की तरफ लेके जाना चाहिए या जनरल कोर्ट मार्शल की तरफ लेके जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान मिलिट्री लॉज के अंदर 4 तरह के कोर्ट मार्शल्स होते हैं। ये चूंकि जनरल से तो हाईएस्ट जो है वो 84 के अंदर जो आर्मी एक्ट या फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल है, उसके अंदर जब आप जाते हैं तो फिर आपकी डिटेंशन जो है वो सेक्शन 73 के नीचे जो है वो हो जाती है कि आपके खिलाफ इनफ एविडेंस है जिसको आपने कन्फ्रंट करके भी हम नतीजे इस पे पहुंचे हैं कि आपकी इन्वॉल्वमेंट उसके अंदर है। अब जब 84 के अंदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या फेडरल गवर्नमेंट ने एक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल बनाया है तो उसके अंदर इनके ऊपर 4 किस्म के चार्ज लगे थे। 2 चार्जेस जो थे वो ड्यूरिंग द सर्विस थे और 2 चार्जेस ऐसे हैं कि जो पोस्ट रिटायरमेंट इशू। अब जितनी भी बहस जा रही है वो ज्यादा पॉलिटिकल एंगल्स की तरफ चली गई है, जो लॉ या केस का मेरिट है उससे हट के है। 2 चार्ज जो सर्विस के थे, एक ये था कि मिस यूज ऑफ अथॉरिटी है, गवर्नमेंट रिसोर्सेज का मिस यूज है और उसके साथ रॉन्गफुल लॉस है, यानी कि टॉप सिटी का था। दूसरे 2 चार्जेस आए हैं वो हैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन आई है और उसके बाद जनरल फैज जो थे वो रिटायर्ड हुए थे 27 नवंबर 2022 को और 2022 से लेके उनको अरेस्ट किया गया है 12 अगस्त 2024 को कि जब उनका FGMC जो है वो स्टार्ट हुआ है। अब इस दौरान जो पॉलिटिकल एक्टिविटी की एविडेंस आई है, जो उन्हें कन्फ्रंट किया गया है और जिसका चार्ज प्रूव करके आया गया, उसी के ऊपर जो है वो सजा जो है वो मुख्तलिफ ऑफेंसेस के अंदर दाद के 14 साल हुई है, जिसकी अभी आर्मी चीफ कंफर्मेशन करेंगे। उसके बाद जो है फेडरल गवर्नमेंट को पार्डन भी किया जा सकता है। उसके बाद जो है सेक्शन 133B के नीचे जो है वो अपील भी कहा जा सकती है और फिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट रिव्यू में जाया जा सकता है। तो बुनियादी तौर पे ये है कि मेरा ख्याल है कि हमने इस पॉलिटिकल डिबेट ज्यादा एक्सटेंड कर दी है और हम उन चीजों बात कर रहे हैं जो 27 नवंबर 2022 से पहले की हैं। इस फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अंदर जनरल फैज के ऊपर सिर्फ और सिर्फ जो केस है वो या एक वो पहला ऑफेंस है जो उन्होंने टॉप सिटी का किया और दूसरा वो ऑफेंस जो है जिसको फर्दर ISPR की प्रेस रिलीज आई है कि हम उसे इन्वेस्टिगेट करेंगे या जाएंगे और अगर वो लीड कर जाता है 9 मई के अंदर तो उसके अंदर जितने भी लोग इन्वॉल्व होंगे, चाहे वो आपके सिविलियंस हैं या पॉलिटिकल लीडर्स हैं या वर्कर्स हैं, उनको दोबारा जो है आप फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अंदर लेके आएंगे। और पाकिस्तान के मिलिट्री लॉज के अंदर ये है क्योंकि अटैक आपकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हुआ है
तो वो सारे के सारे जो हैं वो आपके जनरल कोर्ट मार्शल, जनरल कोर्ट मार्शल या मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल किए जाएंगे। तो लिहाजा जो बहस की जा रही है वो बहस उनके उस टेन्योर के मुताल्लिक की जा रही है, ना जिसका चार्ज उन पे लगा है और ना ही फर्दर जिसके अंदर इन्वेस्टिगेशन होनी है। वो इन्वेस्टिगेशन जो है वो 27 नवंबर 2022 से आगे की है, उससे पिछले जितने इवेंट्स हैं ना वो इस वक्त इस प्रोसेस का हिस्सा है और ना ही मेरा ख्याल है ISPR की प्रेस रिलीज उसको रिफ्लेक्ट कर रही है। राइट ज़मीर साहब, जो हम बात कर रहे थे कि अगर पॉलिटिकली देखें, जो पॉलिटिशियंस अग्रीव्ड हैं, राना सनाउल्लाह साहब की मैंने स्टेटमेंट बताई, नवाज शरीफ साहब सर फहरिस्त ऑफ कोर्स, एंड डिफेंस मिनिस्टर आजकल ही हैज़ नो क्वाल्म्स इन सेइंग कि जी बाजवा साहब ने हमें बड़ा टफ टाइम जो है वो दिया और हमें कभी कहते थे मैं टेक ओवर कर लूँगा और बहुत ज़्यादा जो है वो उन्होंने प्रेशराइज करने की कोशिश की। आपको लगता है कि गवर्नमेंट कुछ अपनी तरफ से इनिशिएट करने की उनके खिलाफ जो है वो कोशिश करेगी, या जो मुशर्रफ साहब वाला इशू था वो अभी इतना फ्रेश है कि उस तरफ जो है वो नहीं चीज़ें जाएंगी? आप किस तरह देख रहे हैं इसको? देखिए, मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट खुद इनिशिएट करेगी, बिकॉज़ गवर्नमेंट इस तरह की बातें जरूर कर रही है। हाँ, बातें तो कर रहे हैं ऑब्वियसली, क्योंकि ग्रीवेंस तो उनके दोनों के साथ है ना, तो एक को सजा हुई है तो वो चाहते हैं कि दूसरे को भी हो। और मुझे लगता है अगर कोई इनिशिएट हुआ भी तो वो फिर विद इन मतलब इदारे से ही होगा। और हो सकता है कि कोई पिटीशन चली जाए, मतलब सिविलियन किसी कोर्ट में कि जी उन्होंने ये जाती कि उनको बुलाया जाए, जिस तरह हमने देखा जनरल मुशर्रफ के खिलाफ भी चीजें हुई थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा स्वेयर थी। आर्टिकल 6 कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको तोड़ा गया, इट वाज हेल्ड इन अबेयंस 2 नवंबर 2007, पता नहीं प्रोबेबली यस 2007 या से पहले शायद। तो वो मामलात तो हमारे सामने हैं, लेकिन मुझे अब एक चीज नहीं समझ आती कि जब हम बात कर रहे हैं कि चलें यहाँ पे तो एक पर्टिकुलर जमात है, पीपल्स पार्टी की तरफ से मुझे नहीं, आई मे बी रॉन्ग, मुझे अभी तक कोई इस किस्म की स्टेटमेंट नहीं सुनाई दी कि उन्होंने बाकायदा जनरल बाजवा का नाम लिया हो। सही। तो हालांकि वो भी कहते हैं कि ज्यादती उनके साथ भी हुई, तो लेकिन एक पर्टिकुलर पार्टी है जिन्होंने फोकस किया हुआ है, बिकॉज उनके साथ सबसे ज्यादा ज्यादती हुई पनामा पेपर्स के केस से लेके और फिर RTS बैठने तक, तो वो ज्यादा एग्रीव्ड हैं। लेकिन अब ये तो समझ में आती है कि एक इदारा है जो अपने अंदर कर रहा है, तो बाकी इदारों की भी बात हो रही है जिसमें कहा जा रहा है कि जी उनको भी करना चाहिए। तो अब दूसरा जो इदारा, बड़ा इदारा जो है वो हमारा जुडिशरी का है, जिसमें मैं समझता हूं कि उनके पास भी एक अपना एक फोरम मौजूद है, सुप्रीम जुडिशल कमीशन, जिसमें जो सबसे बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया था उस वक्त, जिसका प्रोबेबली उसी केस का जिक्र कर रहे थे शौकत सिद्दीकी जी, ऑनरेबल जी बिल्कुल बिल्कुल, तो वो भी तो बेसिकली जा तो इन्हीं के ऊपर रहा था, फैज ही उस वक्त मनूवर कर रहे थे डॉक्टर, मतलब। लेकिन फिर जो है वो साकिब निसार साहब जैसे जजेस भी हैं, हाँ। तो मेरा ख्याल है कि उनके पास तो एक अपना फोरम है, वो वहां से ट्रायल शुरू करें और वहां से रेफरेंसेस आए, उसके ऊपर बात करें और वहां से फिर उनको देखें कि आपने बाकायदा तौर पर उनको किस कोर्ट तक लेके जाना है और उनको क्या सजाएं हो सकती हैं। मुझे मेरे ख्याल में एहसान खोखर साहब को ज़्यादा बेहतर मालूम होगा कि किसी रिटायर्ड या सिटिंग जज को बाकायदा तौर पर इस किस्म की सजा हुई भी हो। मुझे तो I don't remember, I don't recall either। बिल्कुल। तो मैं ये समझता हूँ कि उनको चाहिए कि वो भी एक प्रेसिडेंट रख दें हमारे सामने, और लेकिन ब्लैक एंड वाइट हो, पता चले कि भाई ये जज साहब या ये जो साहब थे जो जुडिशरी से जिनका ताल्लुक था, उन्होंने ये गलत किया, दैट वाज एंटी स्टेट, दैट वाज नॉट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। आपको याद है, आई एम सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री है ये, आई बिलीव जावेद चौधरी साहब का कॉलम था जिसमें उन्होंने बात की कि जी इस तरह जो है वो फिर ये गए अगेन फैज साहब जो हैं वो गए साकिब निसार साहब के पास, और फिर जहांगीर तरीन को जो है वो डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, कीपिंग रूम की जी वापसी हो सकती है। तो साकिब निसार साहब हैज आल्सो प्लेड अ रोल इन दिस। तो जो खुद एहतसाबी की आप बात कर रही हैं कि इदारा तो जो है, मेरे ख्याल में मतलब जुडिशरी को भी देखना चाहिए कि ताकि आइंदा आने वाले जजेस को ये पता हो कि भाईजान आप इस किस्म की हरकतें नहीं कर सकते। एक डिग्निटी है इस इदारे की, जुडिशरी की एक डिग्निटी है। अवाम जो है अल्लाह के बाद जो है वो अदालत को ही देखती है कि हमें इधर से कोई
انصاف ملے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دے شوڈ آلسو پرج اٹ سیلف فرام دا بلیک شیپ, اور ان کو چیزیں پھر, لیکن اگین میں ماریا بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ یہ نہ ہو کہ ہمیں کچھ سالوں بعد پتا چلا کہ یار یہ تو زیادتی کی گئی, دس واز اگین پولیٹیکل وکٹمائزیشن, دس واز ناٹ یو نو اے فیئر ٹرائل. تو وہ چیز میں سمجھتا ہوں کہ آج کی تاریخ میں آپ کے پاس ابھی ٹائم ہے, جتنا ٹائم چاہیے لے لیں, لیکن پراپر کریں تاکہ آئندہ آنے والی نسل یہ نہ کہ یار ایٹ دیٹ ٹائم پوائنٹ ان ٹائم وہاں پہ اس وقت بھی پھر پولیٹیکل انجینئرنگ کر کے, پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر کے جنرلز کو بھی, ججز کو بھی اور پولیٹیشنز کو بھی سزائیں سنائی گئیں. اچھا اویس صاحب, جہاں باجوہ صاحب کا نام آ رہا ہے تو وہاں دو جو حضرات ان کی بھی بات ہو رہی ہے, ثاقب نثار صاحب کی بھی بات ہو رہی ہے, بندیال صاحب کا بھی جو ہے وہ نام آ رہا ہے. جب اس کا دائرہ کار بڑھانے کی بات کرتے ہیں تو ڈو یو تھنک دیز جینٹلمین ول آلسو بی انکلوڈیڈ؟ اینڈ اگین جس طرح ضمیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو بڑا ادارہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے بعد یا آرمی کے بعد, وہ ججز بھی ہیں, جوڈیشری بھی ہے, وہ خود سیلف پرجنگ کا جو ہے یہ کریں, آپ کو لگتا ہے خود کریں گے یا ان کے خلاف بھی جو ہے وہ یہیں سے جو ہے وہ آرمی ایکٹ کے تحت ہی کوئی چیزیں جو ہیں وہ ہوں گی یا اس میں جو ہے اس زمرے میں آئیں گے؟ دیکھیں, جب ہم نے اسکول کالج میں قدم رکھا, سیاسی پورا ماحول تھا, ضیاء الحق کا دور تھا, اسے سیاہ دور کہہ لیں, فوجی عامر کا دور کہہ لیں, جو بھی آپ نام دے لیں. تو سیاسی شعور جب ہمیں تھا تو اس میں جو ایک بات سمجھائی جاتی تھی جو ہم نے تاریخ میں بھی پڑھی کہ سیاست کے اندر جو ہے ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے. ٹائمنگ کے اوپر جو ٹائم ہے, آپ وقت ہے, اس کے اوپر آپ کیا بیان دیتے ہیں, کیا آپ اسٹیپ لیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں انہیں ایک اسپیس ملی ہے, اور ایک اسپیس ملی ہے, ان کے اپنے گلے شکوے تھے اداروں کے خلاف کہ جی سیاست میں مداخلت ہوتی ہے اور سب کچھ ہوتا ہے اور حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں. 90 کی دہائی میں 2.5 سال کے اندر بے نظیر اور نواز شریف کی حکومتیں فارغ ہوئی ہیں, وہ جوڈیشری بھی اس میں شامل تھی, ملٹری بھی شامل تھی. آخری 12 اکتوبر 1999 کو جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی حکومت کا تختہ الٹا جنرل مشرف نے, لاسٹ جو ہمارا کو جو ہوا. اور اس کے بعد تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت سیاسی جماعتوں کو وقت ایک اسپیس ملی ہے, اور اسپیس کا صحیح استعمال آپ کیسے کر سکتے ہیں. کیا یہ بات صحیح تھی کہ جو افتخار چودھری صاحب نے جوڈیشل ایکٹیویزم کیا اس پوری تحریک کے بعد, جس میں ہم نے اور آپ نے بھی حصہ لیا تھا, کہ جی عدلیہ کی بحالی کے بعد, کیا یہ ان کو بات زیب دیتی تھی کہ وہ ایک سٹنگ پرائم منسٹر سے کہیں کہ وہ اپنے پریزیڈنٹ کے خلاف لیٹر لکھیں اور سوئز اکاؤنٹس کھولیں؟ بیانڈ اینی بڈیز امیجنیشن. پہ چین ریکارڈنگ کا معاملہ آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے ریاست نے, ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اس معاملے کو سلجھایا ہے بات جا کے. وہ تو 12-14 ارب ڈالر کا تو ایک تھپڑ لگا تھا آربیٹریشن کورٹ میں جب چلا گیا. ان کا کیا کام تھا کہ آپ نے جو ہے ان پہ تو ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے تھی, ان کی جو پریولیجز ہے کم از کم وہی ختم کر دیتے, کچھ ہونا چاہیے تھا. میں آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں, دیکھیے جب انہوں نے نظریہ ضرورت کے تحت ہر جو ہے فوجی عامر کو انہوں نے ان کے رول کو جو ہے اسٹیمپ لگائی جوڈیشری نے. اب جوڈیشری کی آزادی پر ہم بھی یقین رکھتے ہیں, اور یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ضمیر کہ اللہ تعالیٰ کے بعد جو ہماری عدلیہ جو ایک کورٹ ہے اسی میں جائیں گے نا, ہم کہاں پہ جائیں گے انصاف لینے. کس طریقے سے ثاقب نثار صاحب نے پانی کا مسئلہ ہو, کس کو بتائیے این آر او کیا نہیں تھا وہ جو ملک ریاض کو این آر او دیا, انہوں نے کتنے بلین روپیز کا جو لگایا تھا, کوئی حساب ہی نہیں تھا. آؤٹ آف کورٹ آپ سیٹلمنٹ کر رہے ہیں اتنی 33,000 ایکڑ زمین کی کراچی میں جو معاملہ تھا, اور اس کی ڈیٹیل میں آپ نہ جائیں. کس طریقے سے وہ نیریٹو کر رہے تھے, کس طریقے سے ان کا جو کیا جنرل فیض حمید صاحب کے ساتھ کوئی تعلق تھا نہیں تھا, سیاسی انجینئرنگ میں کتنا انوالو تھے. جوڈیشری کا ایک رول ہے, جوڈیشل مرڈر ہوا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا, ایک موقع تھا پیپلز پارٹی کو افتخار چودھری کی عدالت میں, انہوں نے بابر صاحب کو جو بعد میں عمران خان صاحب کو جوائن کیا ان کو ہاتھ میں تھما دیا, کیس کا کچھ نہیں ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ وقت کی اہمیت جو ہے وہ تعین کرتا ہے کہ آپ مستقبل میں اس ریاست کا, اس ریاست میں احتساب کا, اور اس ریاست کو آگے چلانے کے لیے جن انسٹیٹیوشنز کا جو ایک رول ہوتا ہے اس کی صحیح اختیارات کا تعین کرنے کا وقت ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں اس وقت نون لیگ کے پاس, پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس, مولانا فضل الرحمان صاحب کی جے یو آئی ایف کے لیے بڑا موقع ہے. جے یو آئی ایف کا آپ نے دیکھا تھا, مولانا فضل الرحمان صاحب نے بڑا دھرنا نکالا تھا, کس کے خلاف نکالا تھا؟ جنرل باجوہ کے خلاف نکالا تھا. اور تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ
उन सबको कानून के रास्ते में, ये नहीं कि सियासी पॉइंट स्कोरिंग करे, और वो एक कानून का रास्ता इख्तियार करे और पिटीशन जो भी उन्होंने रखनी है। मुझे लगता है कि एक मौका है पाकिस्तान की तारीख में, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान और भारत के मई में तनाज़े के बाद पाकिस्तान के प्रोफाइल की अपग्रेडिंग हुई है इंटरनेशनली, उसको करना चाहिए सियासी जमातों को कि बहुत वक्त की अहमियत है, उसमें मिलिट्री डिप्लोमेसी का भी ताल्लुक है। आपका पॉइंट आ गया वैसे, साहब जरा मैं एक जुमला में आपको, मैं अगर आप मुझे इजाजत दें तो उसके अंदर आप इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी जो है रियासत के जो कारोबार को चलाने की, तो आपको ये बैलेंस रखना पड़ेगा कि इंटरनेशनल जो नैरेटिव आपका जो स्ट्रेंथन हुआ है उसको आप मजीद किस तरीके से अपग्रेडिंग की तरफ लेके जाते हैं। बहुत बहुत अहम वक्त है ये। राइट। अच्छा खोखर साहब, जिस तरह वैसा आप कह रहे हैं कि टाइमिंग इज ऑफ द एसेंस, अभी जो दो नाम आ रहे हैं और वो जाहिर है आप जुडिशरी से आपका ताल्लुक है और आपकी इन्फॉर्मेशन भी और असेसमेंट भी आपकी जो है वो चाहेंगे कि इन दोनों हजरात के ख़िलाफ़ जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं, कुछ जो खुद ही बाजवा साहब जो है वो जिसका तस्करा कर चुके हैं, जिसको उन्होंने डिनाई नहीं किया, फिर उसके बाद बंदयाल साहब के ख़िलाफ़ जिस तरह चीज़ें जो हैं वो आ रही थी, आपको क्या लगता है कि क्या दायरा कार जो है वो इन दो जजेस तक भी जो है वो जा सकता है? और जिस तरह ज़मीर साहब ये बात कर रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि खुद एहतसाबी जो है वो जुडिशरी भी जो है वो कर सकती है, अपने अंदर भी जो है ये चीज़ें खुद से भी ये प्रोसेस जो है वो शुरू कर सकती है? देखिए डॉक्टर मार्के, एक तो ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की जो जुडिशरी है उसने बहुत ज्यादा जुडिशल ओवर रीच किया है, उसने कॉन्स्टिट्यूशनल ओवर रीच किया है, उसने एग्जीक्यूटिव डोमेन के अंदर जाके ऐसी चीजें की हैं जो अनप्रेसिडेंटेड है। और दुनिया की कोई जुडिशरी जो है, अगर आप उसको सामने रखें तो किसी मुल्क के अंदर इस तरह नहीं हुआ कि आपने एग्जीक्यूटिव रोल भी एज्यूम कर लिया है, आपने प्राइम मिनिस्टर्स को फारिग करने का रोल भी एज्यूम कर लिया है, आपने री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो भी आपने एज्यूम कर लिया है, और आपने ये भी एज्यूम कर लिया है कि इस मुल्क के अंदर जो है वो हमने एग्जीक्यूटिव फंक्शंस जो है उसको किस तरह चलाना है। और माइनर से लेके जो है आपके जो ऑफेंसेस थे वो उसके अंदर आप गए हैं, या यानी कि उन इश्यूज के अंदर गए हैं कि जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का डोमेन नहीं है। और उसकी एक वजह आपके सामने ये आई है कि इस वक्त भी हमारी जो जुडिशरी की रैंकिंग है, या हमारी जुडिशरी का जो एक पब्लिक ट्रस्ट है, वो इस वक्त साउथ एशिया के अंदर भी सबसे लोएस्ट है, और दुनिया के अंदर भी तकरीबन हम 130 नंबर पे हैं। और हमारी जो जुडिशरी इस वक्त पर्क प्रिविलेजेस ले रही है वो दुनिया की टॉप 10 जुडिशरीज के अंदर आती है। तो एक बहुत बड़ी आपको डिस्पैरिटी जो है वो नजर आती है। लेकिन इसका जो क्लाइमेक्स मैं समझता ही हूँ वो हुआ है इफ्तिखार चौधरी साहब के बाद, जो है जब एक मूवमेंट जो है लॉयर्स मूवमेंट की आई, तो और उस वक्त मैं समझता हूँ कि जब 18th अमेंडमेंट जा रही थी या बनाई जा रही थी, तो उस वक्त पार्लियामेंट को उसी वक्त चाहिए था कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तरफ चले जाते, क्योंकि यही वो प्रॉब्लम एरिया है कि जिसके अंदर जाके फिर सुप्रीम कोर्ट ने वो सारी जो है वो ओवर रीच करना शुरू की। इन्होंने कंसीड किया, इन्होंने 18th अमेंडमेंट लेके आई, थोड़ा सा बैलेंस अपॉइंटमेंट्स के अंदर करने की कोशिश की। इफ्तिखार चौधरी साहब, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, हम 18 को स्ट्राइक कर देंगे, आप 19वीं लेके आए। और जब 19वीं लेके आए तो जब पार्लियामेंट ने सरेंडर कर दिया एक सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो वो सरेंडर जो है वो फिर आपको 2022, 23, 24 तक आपको वो नजर आता है कि इवन पार्लियामेंट लॉ पास करती है और उसको भी नोटिफाई नहीं होता, और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है उसको सस्पेंड कर देती है। लेकिन उस 10-12 साल के अंदर जो हमारी पार्लियामेंट ने या पॉलिटिशियंस ने जो लेसन लिया है, मैं समझता हूँ कि किसी हद तक जो है पिछले 1-1.5 साल के अंदर जो है पार्लियामेंट ने अपनी जो स्पेस थी उसको दोबारा जो है वो गेन किया है। और वो गेन करने के अंदर ये थ्रू लेजिस्लेशन की है। उसके अंदर फिर आपके जो दो चीफ जस्टिस लास्ट वाले जो है उन्होंने भी थोड़ा सा अपनी जुडिशरी जो है या जुडिशियल पावर जो है उसको रिस्ट्रिक्ट किया। अब आप देख लें कि वही सुप्रीम कोर्ट थी जिसने परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशन की 62(1)(f) के अंदर, जिसके अंदर लॉ के अंदर उन्हें इख्तियार नहीं था, लेकिन उसी सुप्रीम कोर्ट ने 2023 के अंदर जाके कहा, 24 में कहा कि नहीं ये गलत काम है, वापस लिया। जुल्फकार अली भुट्टो साहब का केस देख लें कि वो 1979 का था। फिर लेकिन हाफिज साहब, इफ वी टॉक अबाउट दीस टू जजेस जो बात कर रहे हैं, ठीक है, बहुत चीजें बेहतर भी होंगी। इफ्तिखार चौधरी साहब को बेंचमार्क तो हम नहीं बना सकते बिकॉज़ उन्होंने तो मेरे ख्याल है हद कर दी थी। मैं डॉक्टर साहब आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि जुडिशरी ने भी रियलाइज पिछले 1.5-2 साल के अंदर किया है। 63 आपने वापस लाए। उसके बाद ये है कि रिजर्व सीट्स के अंदर आप देखें कि एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाके सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ लॉ। लेकिन जो बिगाड़ पीछे आ चुका, जब इधर बात हो रही है, जिस दौर की बात हो रही है, अब
नहीं डॉक्टर साहब, अब ये है कि आपने उस वे फॉर्म, अब देखें कि जो पिछला चीफ जस्टिस था, ये अभी वाले थे, इन्हें थोड़ा प्रेशर डाला गया कि जो 26 या 27 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आई, आप इसके खिलाफ खड़े हो। सर, और उन्होंने कहा जिन नहीं, जजेस के नाम इस पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में आ रहे हैं, फैज साहब को तो जोड़ा जा रहा है और उनका एक किरदार था, कलीदी किरदार था, जिन जजेस के भी नाम आ रहे हैं, आपका ख्याल है कि उनके खिलाफ कुछ होगा या नहीं होगा? नहीं डॉक्टर साहब, अगर आप इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाए कि जो मैं जो आपके सामने मैंने पिक्चर रखी है, जिस केस के मुतालिक आप बात कर रहे हैं, उस केस के अंदर इस वक्त जो मैटर सिर्फ है वो है 27 नवंबर 2022 से ऑनवर्ड जो है। सर, मैं उनकी बात नहीं कर रही, मैं उनकी बात नहीं कर रही। जब ये आखिरी वाली लाइन जब पढ़ी जाती है कि दायरा कार जिससे अंदाजा होता है बढ़ाया जा सकता है जैसे और एविडेंस आएगा। डॉक्टर मारिया, वो दायरा कार आपका 27 नवंबर 2022 से ऑनवर्ड का है, वो 27 नवंबर 2022 से पीछे का नहीं है। ये आपको इसका क्लियर होना चाहिए कि वो 27 नवंबर 2022 से आगे का है। नहीं एहसान गोगल साहब, मुझे एक बात बताएं, जो उससे पहले गलत हुआ क्या उसके ऊपर आंखें बंद करके बैठ जाएं? हाँ एग्जैक्टली। नहीं ज़मीर, वो बात और है। मैं आपको ये बात कह रहा हूँ कि आप उस पर बहस कर सकते हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है, आप जब आप ये बात करें 27 नवंबर 2022 तो टॉप सिटी तो उससे पहले का हुआ था, टॉप सिटी तो 2017 में हुआ था ना। देखिए डॉक्टर साहिबा, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि 2017 का इंसिडेंट चार्ज जो है वो 2 फ्रेम हुए हैं। एक फ्रेम हुआ है ड्यूरिंग द सर्विस जिसमें सिर्फ टॉप सिटी है, और दूसरा चार्ज फ्रेम हुआ है पोस्ट रिटायरमेंट जिसमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है या पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है। अब टॉप सिटी का सिर्फ एक है, उससे आपने जो आपने करना था कर लिया, वो रिकॉर्ड पे आया, कन्फ्रंट आया, एडजुडिकेट हुआ, एडजज हुआ और पूरे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से आया। मैं ये समझता हूँ किसी भी ट्रायल के लिए अगर 15 माह आपको चाहिए तो इससे बड़ी फेयरनेस क्या हो सकती है कि आपका लॉयर भी आपकी मर्जी का है। आप अब देखिए कि 90 के करीब, मुझे तो ये लग रहा है कि ये आपने कंपार्टमेंटलाइज कर दिया कि इसमें द पॉइंट इज कि जो मुझे समझ आ रही है वो बात ये है कि हम वो तो फैसला आ गया, उसके ऊपर मजीद होना है, लास्ट लाइन ओपन एंडेड है, पता चलेगा आगे, और अभी तफसीली फैसला आना है। लेकिन हम बात ये कर रहे हैं कि जो इस वक्त हर जगह बहस हो रही है कि जी अब सजाएं और किस किस को मिलेंगी, जजों को मिलेंगी, सियासतदानों को मिलेंगी, बल्कि मीडिया पर्सन्स के बारे में भी आ रहा है कि जी उनको भी डालेंगे। अगर जनरल फैज के केस को आप स्विच जो है वो रिट्रोस्पेक्टिव नहीं कर सकते। अगर आपने उन एरियाज के अंदर जाना है तो यू हैव टू इनिशिएट अ न्यू केस शीट, और वो न्यू केस ये बात तो हो रही है ना कि नए केसेस आ सकते हैं, नए केसेस आ सकते हैं। चलिए ठीक है, लेट मी लीव इट एट दैट। मैं जरा वैसा आपके तरफ चलती हूँ। वैसा डू यू थिंक कि ये कोई केसेस बना के बिल्कुल दायरा इख्तियार बढ़ाया जा सकता है? और ये जो हमारे रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट हैं वो सही कह रहे हैं कि आप अलग से, लेकिन हमारी और आपकी जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि इसको, इस प्रेसिडेंस को रखते हुए सामने, इसके साथ लिंकेजेस बनाते हुए एक नई पिटीशन या नया कानूनी रास्ता इख्तियार किया जा सकता है। मेरे ख्याल में नाक़िस राय में किया जा सकता है। बिल्कुल। अच्छा, मैं ज़मीर साहब, अभी जो बात हम बार बार प्लेटफॉर्म से जो हम बात कर रहे हैं कि बहुत अच्छी चीज़ है कि इदारे ने इट्स सेट अ प्रेसिडेंट कि हम अपने वन ऑफ आवर ओन, हमने उसके खिलाफ अगर किया तो हम बाकी तो नो वन एल्स विल बी स्पेयर्ड। ये एक मैसेजिंग, बड़ी स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग जाती है, और वही जो आप सेल्फ पर्जिंग की बात कर रहे हैं। लेकिन दूसरी साइड पे जब ये चहमगोइयाँ होती हैं, अगेन चहमगोइयाँ जिस पे आपका एनालिसिस चाहूँगी कि शायद वो वादा माफ़ गवाह बन सकते हैं, आपको नहीं लगता कि अगर वो वादा माफ़, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, अगर वो वादा माफ़ गवाह बनते हैं जिसके नतीजे में बानी चेयरमैन PTI को सज़ा होती है, मिलिट्री कोर्ट्स में वो जाते हैं, उनका केस जाता है, तो इस पूरे प्रोसेस पे भी क्वेश्चन मार्क लग सकता है कि इस तवील प्रोसीडिंग 16 महीने के तवील एक प्रोसेस था, उस पे भी लग जाएगा कि देखें दिस वाज एन एंड्स टू द मींस। नहीं, बट प्रोबेबली मुझे ये लग रहा है कि अगर तो वो वादा माफ गवाह बनना था तो जो इतना पीरियड था 12 अगस्त 2024 से लेके की सजा तक, मेरा ख्याल इस दौरान हो जाता, मुझे ये लगता है। और अब मेरे ख्याल में अब उनके पास ये ऑप्शन शायद रही भी नहीं है। वो नहीं होती कि वो जो ऑप्शन होती है ABCD, अब मेरे ख्याल में वो एग्जॉस्ट हो चुकी हुई है। Now this is going to be those very close to the establishment। अगले दिन फैसल वाडा साहब को मैं सुन रही थी, he was talking about कि जी वादा माफ गवाह जो है वो बन सकते हैं। देखें, वो तो फिर ये हो सकता है कि मेरा ख्याल है कि वो जो आइंदा जिन फोरम्स पे उनकी अपीलें जानी है उनको वहां से भी तो रिलीफ मिल सकता है ना। जरूरी तो नहीं है कि वो वादा माफ गवाह बने ही तो उनको रिलीफ मिलेगा। अगर केस के अंदर कोई थोड़ी बहुत कोई जान होती है, बनती है, तो हो सकता है उनको अगली कोर्ट से कोई रिलीफ भी मिल जाए। तो हम क्या ये कहेंगे कि जनाब ये भी एक इंजीनियर्ड प्लान था कि जी इनको यहां सजा देके आगे रिलीफ मिलना है?
नो वी कैन नॉट क्वेश्चन दैट। लेकिन मैं इस सारी डिबेट में मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम भूल रहे हैं वो है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का जो है, क्योंकि सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट की हम बात करते हैं, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेसी है, हम देखना ये चाहेंगे कि आने वाले दिनों में जो जो चीजें भी जहां जहां के लिए भी जा रही हैं, जिस की तरफ भी अकाउंटेबिलिटी की तरफ इशारा हो, वो पार्लियामेंट उसको स्टेयर करे, ताकि ओनरशिप तो हो एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट की कि जी ये मुझे जो अपने तौर पर मुझे लगता है कि एटलीस्ट वो स्टेयर करे, पॉइंट करे, और उसके बाद फिर जिस कोर्ट्स में भी चलना है, सिविलियन कोर्ट्स में चलना है, मिलिट्री कोर्ट्स में चलना है, जो भी चलना है, जहां भी चलना है, लेकिन एटलीस्ट ओनरशिप पार्लियामेंट की होनी चाहिए। और अगर ओनरशिप पार्लियामेंट की होगी तो फिर हमें नजर आएगा कि पूरी आवाम की ओनरशिप है, बिकॉज वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स वहां पे बैठे हुए हैं। तो मुझे एक ये तो लगता है, चाहे वो पॉलिटिशियंस के हवाले से ही हो, चाहे वो जजेस के हवाले से हो, चाहे वो मीडिया के हवाले से हो, चाहे वो हमारे इंस्टीट्यूशंस, आर्मी इंस्टीट्यूशन हो, या और जो अफवाज पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशन होना, बिल्कुल उसको कम से कम वहां से कुछ चीजें नजर तो आए ना कि यार ये हमारी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, ये स्टेयर कर रही है। सो एक मतलब एक मेरा जो पॉइंट है। और दूसरा जो आपने कहा कि वादा माफ गवाह, देखें बहुत सख्त सजा है ये, 14 साल बामुशक्कत, और उनको फोरम भी अवेलेबल है, और उनको जिस तरह सारा प्रोसेस में बताया गया कि जी पूरे कानूनी जितने भी तकाजे थे वो पूरे किए गए, उनको उनकी मर्जी के मतलब वकील भी मिले, फिर वो सारा जरा भी होती रही, सब कुछ एविडेंसेस। तो मुझे ये लगता है कि आई थिंक ये इसी तरह चलेगा, वादा माफ गवाह नहीं बनेंगे, वो मुझे नहीं लगता। अब ऐसा रूमर मिल्स आर रनिंग राइफ इस वक्त कि जी ये वादा माफ गवाह जो है वो बन सकते हैं। अगेन सेम क्वेश्चन टू यू, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग दैट हैपन्स एंड उसके नतीजे में बानी चेयरमैन जो है उनके खिलाफ इनिशिएट हो जाती हैं चीज़ें, डू यू थिंक दैट विल डेंट दिस इंटायर प्रोसेस और पुट अ क्वेश्चन मार्क ऑन दिस इंटायर प्रोसेस, जो कि बड़ी एक तवील अरसे में एक प्रॉपर ड्यू कोर्स जो है वो ड्यू प्रोसेस फॉलो करके हुआ है? मारिया, मैं ये समझता हूँ कि ये जो फैसला हुआ है ये एक बहुत ही लंबी ट्रायल चली है, और उससे पहले चेमगोइयों का एक सिलसिला था कि किस तरीके से जनरल फैज हमीद जो हैं वो इस शिकंजे में आएंगे, और उनके ऊपर सख्त इल्जामात थे, और वो एक पूरा साल भर हो गया, 1.25 साल जो है इस ट्रायल को। तो मैं ये समझता हूँ कि वादा माफ गवाह की जो ऑप्शन है, मैं आई वोंट लाइक टू स्पेकुलेट ऑन दैट। मुझे लगता है कि वादा माफ गवाह जो पॉलिटिकल स्फेयर के अंदर जो लोग इसको एक शोशे के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, वो मुझे लगता है कि तहरीक इंसाफ के रैंक्स एंड फाइल के अंदर एक घबराहट पैदा करने के लिए कर रहे हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता कि उसकी कोई ठोस वजह है, ये एक स्पेकुलेशन की बुनियाद पे है, और एक ये सियासी हरबा जो हर सियासी जमात का हक है या सियासी शख्सियात का हक है कि वो देखते हैं उस शोशे को छोड़ के कि किस तरह मार्केट टेस्ट हो रही है, किस तरह रैंक्स एंड फाइल उसके अंदर क्या घबराहट है, क्या नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि खुद रैलीज के अंदर धमकियामेज बयान दे रहे हैं तहरीक इंसाफ के जो लीडरान हैं कि वो एक मज़ाहमती तहरीक चलाएंगे। तो हुकूमती हलकों की तरफ से उसके लिए कि जवाबी सियासी हरबा हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वादा माफ गवाह इट्स अ लैंडमार्क डिसीजन, इट्स अ हिस्टोरिक। सही। वैसे आपकी ऑडियो में थोड़ा सा इशू आ रहा है, आपका माइक वाला अगर अक्लो फहम से लेके इस स्पेस का सियासी तौर पर अक्लो दानिश से फैसला करना चाहिए, जो मुस्तकबिल में पाकिस्तान की सियासी तारीख को भी एक शायद सही सिमत में डाल सकते हैं। अच्छा हाफिज साहब, अब जो आपने जैसे आप ये कह रहे हैं कि 27 नवंबर 2022 से जो बाद के इवेंट्स हैं वो अलग जो है वो उनके लिए होंगी चीज़ें, उसके लिए चीज़ें सेपरेट होंगी। सो फिर 9 मई कहाँ आता है? क्या 9 मई से उनका, क्योंकि ये बार बार जोड़ा तो जा रहा है, तो देन बाय दैट बेंचमार्क फिर तो ये कनेक्शन भी नहीं बनेगा, फिर तो इसके खिलाफ भी जो है वो चीज़ें नहीं होंगी। नहीं डॉक्टर साहब, ये है कि आपका जो 9 मई है वो आया 9 मई 2023 को। अब ये रिटायर्ड हुए हैं 27 नवंबर 2022 को। अब 27 नवंबर 2022 के बाद के लेके आपका 9 मई है, या 9 मई के बाद जो एक सीक्वेंस उस चीज के अंदर आया है, ये है वो सारी चीजें जिनके ऊपर एक जो मैं देख रहा हूँ वो ये है कि एक दोबारा जो है वो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल जो है वो दोबारा कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। चूंकि एक चीज तो है
कि फर्स्ट स्टेज के अंदर जो है कि जो आपने पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट या पॉलिटिकल एक्टिविटी के अंदर आप रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उन्होंने इसको कन्फ्रंट किया है और कन्फ्रंट करके कहा है कि जी मैं उसको डिनाई किया है, यानी कि जो उनकी सेक्शन 342 की स्टेटमेंट है या समरी ऑफ एविडेंस के अंदर उसे कन्फ्रंट किया है। लेकिन एविडेंस इस लेवल की आई है कि जिस एविडेंस ने ये साबित किया है कि उन्होंने 27 नवंबर 2022 के बाद जो है एक पॉलिटिकल एक्टिविटी के अंदर रहे हैं। अब फेज 2 जो उसके अंदर आया है, वो फेज 2 ये आएगा कि अगर वो पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है वो लीड कर जाती है आपकी 9 मई की तरफ या और इंसिडेंट्स की तरफ लीड कर जाती है, तो उसके अंदर फिर जाके जो है कि आपने फिर सारे वो लोग जो हैं जो उसके अंदर इन्वॉल्व हैं या जो उस पॉलिटिकल लाइजॉन के अंदर हैं, क्योंकि ये तो एक डॉक्टर साहिबा मुमकिन नहीं है कि जनरल फैज ने कोई ट्वीट किया है या वीलॉग किया है या इंटरव्यू किया है या उसके बाद जो है उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दी है तो ये एक पॉलिटिकल एक्टिविटी है। अगर तो बात इस हद तक होती तो शायद जो है ये बात आगे नहीं जानी थी। अब बात जो गई है और जिसके अंदर ISPR की प्रेस रिलीज भी है कि एक बड़े लेवल के ऊपर जो है वो एक पॉलिटिकल टर्मोइल है या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट की गई है, और इसमें भी कोई शक नहीं है कि जो 9 मई का इंसिडेंट है वो एक स्पॉन्टेनियस इंसिडेंट नहीं है, वो एक प्लान्ड है, कोऑर्डिनेटेड है, वेल कंसीव्ड है, विद इन टाइम है। आपने मुल्क की 41 के करीब मिलिट्री या पब्लिक इंस्टॉलेशंस के अंदर गए और वो आपको उसका एक कॉन्सिक्वेंस भी नजर आता है। अब ये पॉलिटिकल वर्कर्स इंस्टेंटली नहीं चले गए उन जगहों के ऊपर जाके, आपको कुछ जगह जो है वो आपको लीडिंग नजर आएगी कि हमने इस तरफ जाना है, हमने ये करना है, हमने वो करना है। तो इसका मतलब ये है कि वो जो एक रिएक्शन था या जिस तरफ जाना था वो प्लान था, और उसका इंस्टेंटली जो है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की अरेस्ट से पहले वाली वो चीजें अगर वो पहले वाली चीजें आ जाती हैं और ये चीज उसके साथ कनेक्ट कर दी जाती है और जिन जिन के साथ है, और डेफिनेटली आपके पास फोरेंसिक एविडेंस आएगी, आपका मोबाइल आएगा, आपकी तो वो सब इन्वॉल्व होंगे। मैं जरा बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया, गोइंग टुवर्ड्स द एंड, तो मैं जरा ज़मीर साहब से बिल्कुल एक बात पूछ लूँ। ये जिस तरफ चीज़ें जा रही हैं, PTI के लिए मुश्किलात में इजाफा, आई मीन इट्स द राइटिंग ऑन द वॉल। आपको लगता है कि आने वाले दिनों में इफ़ जिस तरह अगेन आपका एनालिसिस चाहूँगी, जिस तरह चीज़ें जा रही हैं, जो ये -1 की बात हो रही थी, ये केसेस अगर इनिशिएट होते हैं खान साहब के खिलाफ तो वो -1 खुद ही हो जाएंगे। एंड देन वेयर डू यू सी PTI's पॉलिटिक्स? देखिए PTI में अभी भी तो बहुत सारे वो हेड्स मतलब जो हैं वो पावर हेड्स बनने की कोशिश कर रहे हैं पार्टी के, तो वो अगर बिल्कुल -1 हो गए तो फिर तो ये ऑब्वियसली मुझे लगता है कि कुछ लिमिट हो जाएगी KP के अंदर, कुछ लिमिट हो जाएगी पॉकेट्स में, और उनके अपने अपने लीडर्स होंगे। लेकिन इट वुड बी अ बैड सीन। मेरा ख्याल है कि अगर देखिए एक सियासी जमात है, अच्छी बड़ी सियासी जमात है, पूरे नेशनल लेवल की जमात है, मैं समझता हूं कि उसको -1 होने के बावजूद भी अब भुट्टो जैसे लीडर को शहीद कर दिया गया, पार्टी सर्वाइव की, पार्टी रही। और मैं ये समझता हूं कि पार्टी रहनी चाहिए, एक सियासी स्पेस निकालें, अपने लिए स्पेस निकालें। और ठीक है, आपने अगर जो किया उसका फिर खमियाजा तो भुगतना होता है। चाहे अच्छा, मैं वैसे आपसे भी उनका एक क्विकली इस पे ले लूं। वैसा कंसिडरिंग कि ये मिलिट्री कोर्ट्स में जो है ट्रायल होता है बानी चेयरमैन का, वेयर डू यू सी PTI's पॉलिटिक्स? देखिए इस वक्त तो तहरीक इंसाफ जो है उसके सिस्टम के अंदर, पाकिस्तान के सिस्टम में तो बारूदी सुरंगें बिछी हुई हैं उनके लिए, और बहुत सारी बारूदी सुरंगें उन्होंने खुद भी डाली हुई हैं। किस तरीके से उन्होंने बाइकआउट किया, किस तरीके से जो है वो पार्लियामेंट के अंदर वो किरदार अदा नहीं किया, किस तरीके से उनका सेनेट के अंदर अपोजिशन लीडर नहीं है, किस तरीके से नेशनल असेंबली में उनका अपोजिशन लीडर नहीं है, किस तरीके से वो KP हुकूमत चला रहे हैं, किस तरह कौमी सलामती जो मामला है कि ऑपरेशन किया जाए दहशतगर्दों के खिलाफ, उसमें किस तरीके से उन्होंने सियासी नैरेटिव पैडल करने की कोशिश की। तो मुझे समझता है, मैं समझ रहा हूँ कि सियासी सोच के साथ अगर बढ़ें और एक फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आगे बढ़े तो वो स्पेस निकलती है। इसी अगर चीज़ पे अमल पैरा रहे तो चीज़ें बहुत उनके लिए खराबी की तरफ जा सकती हैं। आई हैव टू क्लोज टुडेज प्रोग्राम। हाफिज साहब, बैस तौहीद साहब और ज़मीर हैदर साहब, थैंक यू वेरी मच टाइम फॉर दिस प्रोग्राम। आखिर में यही कहेंगे कि इस वक्त जो चीज़ें लग रही हैं, जिस नहज पे चीज़ें जा रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कुछ अच्छी की जो है वो उम्मीद नज़र नहीं आ रही। सो लेट्स होप कि आने वाले दिनों में अपना जो पॉलिसी है या जो जिस पॉलिसी पे पिछले कोई 3 साल से वो गामजन है, उसको ज़रा अगर वो चेंज करें, जैसे ज़मीर साहब ने भी बात की, अपने लिए स्पेस बनाएं। बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उसको एग्जिस्ट करना चाहिए, बट अपने लिए स्पेस बनाएं। ये जो किए जा रहे हैं पिछले 3 साल से, इससे तो चीज़ें मजीद जो है वो ख़राब होंगी। ऑन दैट नोट वी एंड टुडेज प्रोग्राम। सी यू नेक्स्ट वीक। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।